महाराष्ट्र पुणे, हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हम, अम्मा जी हमें जाने दीजिए। आह! उस लड़की की चीख निकल गई जब उस अम्मा जी ने उसकी ठुड्डी कस कर दबा दी। छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है, वो खुद को छुड़ाते हुए बोली। अम्मा जी ने अपने मुंह से पान की पिचकारी थूकते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ तुझे, रोकड़ा दिया है तेरे वास्ते। तू इस कोठी की नई मेहमान है समझी। जितनी जल्दी यहाँ के माहौल में खुद को डाल ले उतना अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, हमें जाने दीजिए यहाँ से, वरना वरना क्या करेगी तू। हम अपनी शक्ल बिगाड़ लेंगे। ये लड़की, ऐसे सोचना भी मत, समझल। ये राका, जाकर इस लड़की को अम्मा जी का खौफ दिखा। साली अपनी शक्ल खराब करेगी। हमें छोड़ दो प्लीज। वो लगातार राका से खुद को छुड़ाती रही, मगर राका ने उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। अंदर से उसकी दर्दनाक चीखें गूंजती रही। बाहर खड़ी लड़कियां उसकी चीखें सुनकर रो पड़ी। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अम्मा जी के खिलाफ जा सके। उस इलाके में अम्मा जी का खौफ था। बड़े से बड़े नेता सबके साथ उनका उठना बैठना था। वो लड़की बेसुध होकर बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। राका ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचा और गुस्से से कहा, ये तो सिर्फ झलक है अम्मा जी के खिलाफ जाने की। अगर आगे से कोई और गुस्ताखी की ना तो इससे भी बड़ी दर्दनाक सज़ा मिलेगी तुझे। वो लड़की निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। राका अपने कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। वो लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? हमें इतना खूबसूरत क्यों बनाया आपने? उसकी खूबसूरती उसकी सज़ा बन गई थी। क्यों क्यों क्यों? किसी पर भी यकीन नहीं होगा हमसे अब। कोई भी हमसे अब प्यार नहीं करेगा, कहकर वो बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा। चलो उठो, जाकर तैयार हो जाओ। अम्मा जी आज तुम्हारी बोहनी लगाने वाली हैं, आज शाम को। हम कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनकी, वो रोते हुए बोली। पर बेची तो गई हो ना, एक प्रॉपर्टी की तरह। आपको यहाँ से भागने को मन नहीं करता क्या? कैसे जी लेती हैं आप इस नरक में? कोशिश की थी पर किस्मत दगा दे गई। तुम ये सब बातें छोड़ो और तैयार हो जाओ। शाम को वो लड़की गहरे मेकअप में अम्मा जी के सामने बैठी थी। कुछ लोग उसे देखकर आहें भर रहे थे। उन सब की नज़रों में हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिसने उसकी सबसे ज़्यादा बोहनी लगाई, अम्मा जी ने उसे उसके साथ भेज दिया। कमरे में पहुंचकर वो उसके सामने खुद को छेड़ देने की भीख मांगने लगी, मगर सामने खड़े इंसान को उसके आंसू के बजाय उसकी खूबसूरती नजर आई, जिसकी वो कीमत लगाकर आया था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उस लड़की पर टूट पड़ा। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज़ रात को किसी न किसी की हवस की शिकार होती थी वो। हर कोई सिर्फ उसे पाना चाहता था। आज उसे 1 महीना यहाँ आए हुए हो चुका था। हर किसी के सामने उसने हाथ फैलाए, अपनी आबरू बचाने की कोशिश की, मगर किसी को उस पर रहम नहीं आया। हर कोई अपने मतलब के लिए आया उसके पास और अपना मतलब निकाल कर चला गया। वो छत पर खड़ी होकर अपने सामने ढलते सूरज को देख रही थी। वो फीका सा मुस्कुराई और बोली, जैसा हमारा नाम है वैसी हमारी किस्मत है, ढलते सूरज की तरह हम भी अंधेरे में बंद हो जाते हैं। सांझ, तू यहाँ क्या कर रही है? जा, तेरा नया ग्राहक आया है। एक लड़की उसके पास आकर बोली। सांझ चुपचाप नीचे चली गई। अब कुछ भी करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं बची थी। भागने की कोशिश की तो उसके जिस्म के खाल को चुंबक से उधेड़ा गया। अंधेरे में चूहों के साथ काल कोठरी में रातें गुजारनी पड़ी। वो अपने चेहरे पर अजीब तरह से मेकअप लगाई और तैयार होकर बिस्तर पर जा बैठी, किसी की हवस मिटाने जो इसे इस नर्क में ढकेल आया था। वो बाहर मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। सांझ आंख बंद करके उस पर भरोसा की थी। उसी भरोसे और विश्वास का उसने फ़ायदा उठा लिया। सांझ उससे सच्चा इश्क करती थी, मगर वो सिर्फ उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने का जरिया समझता था। अम्मा जी उसे करोड़ों रुपए दी थी सांझ के लिए। सांझ को उसकी बेवफाई जब तक समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोली भाली सांझ इसके इरादे कभी समझ ही नहीं पाई। आई, मैं जा रही हूँ। रुक जा बिस्सू। उसकी आई दही शक्कर लेकर आई और उसे खिलाते हुए बोली, बप्पा तेरी हर मनोकामना पूरी करे, आशीर्वाद दे आई। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है।
अच्छे से परीक्षा देना हो आई बाबा की तरह। अब तू भी प्रवचन ना दे बदमाश। उसकी आई बोली तो वो मुस्कुरा उठा और अपना कॉलेज बैग लेकर बाहर निकल गया। उसने बाइक स्टार्ट की और पुणे की सड़कों पर उसे दौड़ा दिया। कुछ ही देर में वो अपने कॉलेज में था। विश्वा, कहाँ था तू? चल जल्दी, परीक्षा शुरू होने वाली है, उसके दोस्तों ने कहा। विश्वा अपना बैग कंधे पर लिए अपने दोस्तों के साथ एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गया। कुछ देर बाद सब एग्ज़ाम देकर बाहर आए और कैंटीन में चले गए। विश्वा सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और सैंडविच ले आया। सब उसे खाने लगे। तेरा पेपर कैसा गया? अच्छा गया, विश्वा कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पूछा। इस बार देखना विश्वा पूरे महाराष्ट्र में टॉप करेगा। क्या यार, तुम सब आसमान पर चढ़ा रहे हो मुझे। कॉलेज में टॉप कर जाऊं वही बहुत है। हम सब यारों को तुझ पर यकीन है, सभी ने कहा। तो विश्वा मुस्कुरा उठा। अपने ग्रुप में वो सबसे ज़्यादा मेहनती और पढ़ने वाला था। प्रोफेसर भी विश्वा से खुश रहते थे। छोटी सी दुनिया थी उसकी, जिसमें उसकी आई बाबा और यारों की यारी शामिल थी। कॉलेज से निकलकर सब अपने घर की तरफ निकल गए। हे विश्वा, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर देगा? ये भी कोई पूछने की बात है वर्षा। चल, विश्वास ने कहा और आगे बढ़ गया। वैसे एक बात बता, तू इतना पढ़ता काहे को है? वर्षा उसके पीछे बैठते हुए बोली। मेरे पढ़ने से तुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मम्मी पापा को है, हर रोज़ तेरा लेक्चर सुनाते हैं कि एक उसे देख कितना पढ़ता है, अपने आई बाबा का नाम ऊंचा करता है, और एक तू है जो सिर्फ जब देखो तब बाहर घूमती रहती है। वर्षा मुंह बनाकर बोली। तो विश्वा हंसने लगा और कहा, तो तू भी पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। अंकल आंटी कुछ नहीं कहेंगे यार, किताबें खोलती ही मुझे नींद आने लगती है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, विश्वा ने कहा। तो पीछे बैठी वर्षा हंसती। विश्वा उसे उसके घर ड्रॉप करके अपने घर की तरफ चला गया। विश्वा अपने घर पर आया और मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। उसकी आई उसके पास बैठकर उससे उसके दोस्तों का हाल चाल पूछ रही थी, जिसे वो खाते हुए बता रहा था। खाना खाकर वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर पढ़ाई किया, फिर दोस्तों के साथ शाम को एक होटल के लिए निकल पड़ा। उसके दोस्तों में से एक का बर्थडे था आज, जिसे वो होटल में अपने दोस्तों के साथ मनाने वाला था। उसके डैड जाने माने बिजनेसमैन थे, जिसका वो इकलौता वारिस था। विश्वा अपने सफ़ेद रंग की शर्ट और जीन्स पहनकर तैयार हो गया। उसने हल्का सा परफ्यूम लगाया और अपने बालों को सेट करके बाइक की चाबी लिया और होटल के लिए निकल गया। वो अपने हाथों में गिफ्ट लिए होटल के अंदर चला गया। वो अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था। लिफ्ट से होते हुए 5वीं मंजिल पर पहुंचा तो सामने एक कमरे से गाने बजाने की धुन उसे सुनाई दे गई। वो मुस्कुराते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ गया। सामने से सूट सलवार पहने एक लड़की अपने से अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ होटल के कमरे से बाहर निकली। विश्वा अपने धुन में आगे बढ़ रहा था। वही वो लड़की भी उस व्यक्ति के पीछे गर्दन झुकाए चल रही थी। शरीर में मानो जान नहीं बची थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा उसे उसकी हालत के बारे में बता रहा था। वो लड़खड़ा कर गिरने लगी तो विश्वा ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तभी होटल की लाइट्स चली गई। विश्वा उसे थामे खड़ा था। वो लड़की अंधेरे से हद से ज़्यादा डर गई और कांपने लगी। घबराओ मत, विश्वा उसे खड़े करके कहा। तो वो लड़की कुछ नहीं बोली। उसको इस तरह से कांपते हुए देखकर विश्वा को बहुत अजीब लग रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसी बारिश में बिजली कड़की तो वो कसकर अपनी आंखें मींच ली। विश्वा अपनी लाइटर जलाया और उसके चेहरे को देखने लगा। लाइटर की रोशनी में उसका चेहरा दिए की तरह चमक रहा था। वो लड़की धीमी सी अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े विश्वा को देखा। उसकी आंखों में उसे कोई हवस नहीं नजर आई। एक अपनापन दिखा उसकी आंखों में। वही विश्वा शिद्दत से उसे देख रहा था। तभी लाइट्स भी आ गई। वो लड़की जाने लगी पर विश्वा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने ऐसा क्यों किया वो खुद भी नहीं जानता था। वहीं वो लड़की उससे अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। विश्वा के दोस्तों ने उसे आवाज़ दिया तो वो अपने दोस्तों के साथ चला गया। जिसका बर्थडे था उसे गिफ्ट दिया और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा। वहीं वो लड़की उस अधेड़ उम्र के साथ होटल से निकल गई।
कुछ देर में वो अपने इलाके में थी जहाँ लड़कियों की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर थी। उस व्यक्ति ने उसे अम्मा जी के पास छोड़ा और चला गया। बाहर लेकर जाने के लिए उसने अम्मा जी को पैसे दिए थे, जाकर आराम कर ले। अम्मा जी बोली तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो अपने आप को शीशे में देख रही थी। तभी एक लड़की उसके लिए मलहम लेकर आई और बोली, सांझ चला, मैं तुझे मलहम लगा देती हूँ, आराम मिलेगा तुझे। आराम तो उस दिन मिलेगा जिस दिन इस जिस्म से जान निकलेगी। सांझ, वो लड़की रुआसी होकर बोली। सांझ चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई। उस लड़की ने सांझ की कुर्ती को ऊपर किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। वही सांझ शांति से लेटी रही, जैसे उसे इन जख्मों से फर्क ही नहीं पड़ा हो। इन हैवानों को जरा सा भी दया नहीं आती क्या? क्या हालत कर दी है तेरी उसने। सांझ चुप रही। जख्मों पर मलहम लगाकर वो लड़की सांझ को आराम करने का बोल कमरे से बाहर चली गई। इतने दिनों में उसे सांझ से लगाव हो गया था। छोटी बहन मानती थी वो उसे। उसके जाने के बाद सांझ अपने आप को शीशे के सामने खड़ी होकर देखने लगी। उसके जिस्म के हर कोने पर निशान थे जो कि किसी हवस का शिकार बता रहे थे। वो पास में रखी चाकू ली और उसे अपने चेहरे पर फेरने लगी। मन कर रहा था कि उस चाकू की धार को अपने चेहरे में घुसा दे। वहीं विश्वा अपने बिस्तर पर करवट बदल रहा था। नींद मानो उसकी आंखों से गायब हो गई हो। मन बहुत बेचैन हो रहा था उसका। उसने अपनी बेचैनी मिटाने के लिए पानी पिया और कमरे में टहलने लगा। उसकी नज़र अपने हाथ पर गई। वो बड़े गौर से अपने हाथों को देख रहा था। उसे वो लड़की याद आ गई जिसका हाथ उसने होटल में पकड़ा था। विश्वा खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है बप्पा? वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कुछ नहीं जानता, फिर भी उसके ख्याल मुझे बेचैन क्यों कर रहे हैं? कैसा संयोग है ये बप्पा? वो लड़की मुझे अपनी सी क्यों लगती है बप्पा? विश्वा बप्पा से कहते हुए अपने सिर के बाल पकड़ लिया। उसकी बेचैनी शांत ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसकी ये रातें कटी। बिना कुछ कहे ही वो लड़की विश्वा को बेचैन कर गई थी। विशु कहाँ खोया हुआ है? कहीं नहीं आई तो फिर खाना खाना, यूँ प्लेट में चम्मच क्यों घुमा रहा है? क्या बात है विशु, कॉलेज में सब ठीक है ना? हाँ बाबा, विश्वा ने कहा। आई, मुझे भूख नहीं है अभी, कॉलेज में लगेगी तो खा लूँगा। अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, कहकर विश्वा अपने कमरे में गया और अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कौन हो तुम? क्या तुम्हारी इतनी याद आ रही है मुझे? विश्वा खुद से बातें करते हुए कह रहा था। उसके जहन में होटल वाली लड़की घूम रही थी जो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ उससे कह गई। ट्रैफिक सिग्नल के पास विश्वा अपनी बाइक रोके खड़ा था। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो उसे वहीं होटल वाली लड़की दिखी जो कि उसके बगल के गाड़ी में बैठी थी। विश्वा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपना हेलमेट उतारा और अपनी आंखें मसलते हुए एक बार फिर उस तरफ देखा तो उसके बगल में वही लड़की थी जो कल रात से उसे बेचैन किए हुई थी। उसके होंठों पर मुस्कान बिखर आई, पर अगले ही पल वो गाड़ी ट्रैफिक क्लियर होते ही आगे बढ़ गई। विश्वा जल्दी से अपना हेलमेट पहना और उस गाड़ी के पीछे अपनी बाइक दौड़ा दिया। सांझ गाड़ी की खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, रात भर सोई नहीं थी। सुबह उठी तो फिर से उसकी कीमत लग गई। राका गाड़ी एक होटल के बाहर रोका और सांझ से बाहर निकलने को कहा। सांझ चुपचाप बाहर निकल आई और राका के पीछे पीछे चलने लगी। विश्वा ने अपनी बाइक होटल के ठीक बाहर पार्क की और हेलमेट बाइक को हैंडल पर लटकाकर होटल के अंदर चला गया। होटल काफ़ी बड़ा और लग्जरियस था। विश्वा को सांझ लिफ्ट की तरह जाती हुई नजर आई। वो फौरन उस तरफ गया, पर तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। राका यहाँ एक कमरे में आया और सांझ को अंदर जाने को कहा। सांझ अंदर चली गई। बड़ा सा कमरा था जहाँ सारी सुख सुविधा मौजूद थी। वो अपनी सोनी आँखों से सब कुछ देख रही थी। उसे किसी की बात याद आ गई। मोहित, पूरे शहर तो काफ़ी बड़ा है ना, वहाँ काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें होंगी। हाँ मेरी भोली सांझ, मोहित मुस्कुराकर कहा। हम इतने बड़े शहर में कैसे रहेंगे? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। मैं हूँ ना, सब कुछ सिखा दूंगा तुम्हें, कहकर मोहित उसका माथा चूम लिया।
एक बात पूछूं? पूछो। बड़े शहर में ले जाकर छोड़ तो नहीं दोगे ना मुझे? सांझ की इस बात को सुनकर मोहित घबरा उठा, फिर अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? भला तुम्हें क्यों छोड़ूंगा मैं? कहकर वो सांझ को अपने गले लगा लिया। सांझ भी बाद में कुछ नहीं पूछी। माशा अल्लाह, क्या नूर है तेरा, लाजवाब। एक व्यक्ति सांझ को देखते हुए कहा। देखने में वो कोई कोई पॉलिटिशियन लग रहा था। राकाव ने सलाम करके चला गया। उम्र में वो 35-40 के आसपास का था। उसने सांझ को सोफे पर बैठाया और खुद बार एरिया की तरफ चला गया। लो पियो इसे। उसने सांझ की तरफ शराब का ग्लास बढ़ाकर कहा। हम शराब नहीं पीती। तो क्या पीती हो? सांझ कुछ नहीं बोली। उसने शराब को सांझ के मुंह से लगा दिया और ज़बरदस्ती उसे शराब पिला दिया। फिर खुद भी अपनी गिलास खाली कर दी। बाहर बिस्वा उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। इतने सारे कमरे थे वहाँ, पता नहीं सांझ कौन से कमरे में गई होगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बेसुध होकर उसे ढूंढ रहा था। तभी वो सामने से आते राका से टकरा गया। अभी देख कर चल, राका गुस्से से कहा। सॉरी सर। बिस्वा कहाँ और आगे बढ़ गया। अंदर कमरे में वो सांझ के होठों को ज़बरदस्ती चूमे जा रहा था। सांझ सांस भी नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद उसने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके गले से दुपट्टे को निकाल फेंका। उसने सांझ के बालों को अपनी मुट्ठी में दबाया और उसका सिर पीछे की तरफ झुकाकर उसके गले को चूमने लगा। कहाँ हो तुम बप्पा? कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे, बिस्वा हताश होकर कहा और वहीं पास के एक कमरे के बाहर बैठ गया। उसी कमरे के अंदर सांझ सिसक रही थी। वो व्यक्ति उसके जिस्म के साथ खेल रहा था। अंदर सांझ की आंखें बह रही थी और बाहर बिस्वा उसके लिए रो रहा था। तभी उसे वर्षा कॉल की तो वो भारी आवाज़ में कहा, हाँ बोल वर्षू। बिस्वा कहाँ है तू? अभी तक कॉलेज नहीं आया तू? वैभव और सक्षम तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने कहना कि मैं आज कॉलेज नहीं आऊँगा। हे विश्वा, तू ठीक है ना? वर्षा पूछी। हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है तो जल्दी आ कॉलेज साले, वैभव वर्षा से फ़ोन लेकर कहा और विश्वा का जवाब सुने बिना ही कॉल कट कर दिया। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? सक्षम वर्षा के मुरझाए चेहरे को देखते हुए कहा और उसके कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। ये अपना 2.5 किलो का हाथ साइड में रख, कहकर वर्षा उसका हाथ अपने कंधे पर से हटा दी। पर सक्षम फिर से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। वर्षा उसे घूरने लगी तो सक्षम दांत दिखाकर बोला, मेरे हाथों को तेरे कंधे ज़्यादा पसंद हैं। ज़्यादा बकवास ना कर वरना तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगी। वो गुस्से से बोली। वर्षा बात क्या है? तो इतनी अपसेट क्यों लग रही है मुझे? वैभव उसे परेशान देखते हुए पूछा। मुझे बिस्वा में कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्यों, पर अभी लगा जैसे वो रो रहा था। बात तो वर्षा सही बोल रही है। कल तेरे बर्थडे पार्टी में भी वो खोया खोया सा दिख रहा था। सक्षम भी वर्षा की बातों में हामी भरते हुए कहा, उसे कॉलेज आ जाने दो, उसी से सारा माजरा पूछ लेंगे, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वैभव ने कहा तो सक्षम और वर्षा हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। विश्वा अपनी जगह से उठा और जाने लगा। जितनी उत्साह और उमंग से वो इस होटल में आया था, अभी उतनी ही निराश और उदासी उसकी आंखों में झलक रही थी। जिसे ढूंढते हुए वो यहाँ तक आया था वो उसे नहीं मिली। उसने अपने सिर पर हेलमेट पहना और वहाँ से कॉलेज के लिए निकल गया। सांझ बिस्तर पर दर्द से लिपटी हुई थी। उठने तक की हिम्मत उसमें बची नहीं थी। वहीं वो व्यक्ति अपने कपड़े पहनकर बाहर चला गया। सांझ खाली आंखों से ऊपर सीलिंग को देखने लगी। अचानक ही वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों के कोरे कब भीग गए उसे पता ही नहीं चला। विस्वा चल बता, बात क्या है? वैभव उसके पास बैठकर पूछा। कुछ नहीं है, हम बेवकूफ़ दिखते हैं तुझे? तेरे दोस्त हैं हम, समझा तू? कब हंसता है और कब रोता है सब पता है हमें, इसलिए हमसे तो तू कुछ छुपा ही मत। वर्षा गुस्से से बोली। मुंह खोलेगा यहाँ मारूं एक मुक्का तेरे मुंह पर। सच्चम भी उसे देखकर कहा तो विश्वा तीनों को देख बोला, मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ना मैं उसे जानता हूँ और ना वो मुझे जानती है, पर फिर भी मेरा दिल उसे जानने के लिए बेकरार है।
विश्वा, तू किसकी बात कर रहा है? वही होटल वाली लड़की। होटल वाली लड़की? तीनों एक साथ बोले। तो विश्वा ने उन्हें पूरी बात बता दी। जनाब को इश्क हो गया है लगता है उससे, वर्षा मुस्कुराकर बोली। तो विश्वा आंखें बंद करके कहा, इश्क का तो पता नहीं, पर वो अच्छी लगने लगी है मुझे। जो भी हो, हम सब तेरे साथ हैं। हम सब मिलकर ढूंढेंगे अपनी भाभी को। सक्षम दांत निपोरते हुए कहा तो विश्वा उससे घूरने लगा। फिर सबने एक साथ हक किया और कॉफ़ी शॉप की ओर निकल गई। सांझ, ये देख कितना मस्त चुटकुला लिखा है, रुक मैं तुझे सुनाती हूँ। रहने दीजिए रूपा दी, हमारी ज़िंदगी मजाक बन गई है। भला ये चुटकुला हमें क्या हंसाएगा? सांझ, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेना चाहिए। उन खुशियों की ज़रूरत हमें नहीं है। सांझ बिना किसी भाव के बोली और बिस्तर पर जाकर लेट गई। कोई तो होगा जो तुझे इस कैद से रिहा करेगा। रूपा सांझ के सिर पर थपकी देते हुए अपने मन में बोली। अगली सुबह विश्वा अपनी आई के साथ बप्पा के मंदिर में गया। उसी मंदिर में सांझ रूपा के साथ हाथों में पूजा की थाल लिए आ रही थी। बाहर अम्मा जी के आदमी खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। रूपा पूजा की थाल लेकर पंडित जी को दी तो उसे बप्पा के चरणों में चढ़ा दिया। सांझ अपनी आंखें बंद करके बप्पा के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। विश्वा, जो वहीं बप्पा के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, वो अपने मन में बोला, बप्पा, एक बार उससे मिला दो मुझे। पता नहीं क्यों बप्पा, पर वो मुझे अपनी सी लगती है। प्लीज़ एक बार मिला दो उससे। विशु, चल देर हो रही है, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। फिर आया आई कहकर विश्वा अपनी आंखें खोला। फिर जैसे ही अपनी आंखें खोला, उसकी आंखें अपनी पलक झपकाना ही भूल गई। सांझ आंखें बंद की उसके बगल में ही खड़ी थी। वो एक कशिश के साथ उसके चेहरे को देखने लगा। सांझ अपनी आंखें खोली और पप्पा को प्रणाम करके जाने लगी। जब वो उसकी नज़रों से दूर जाने लगी तो विश्वा को अपने दिल में हलचल सी महसूस हुई। वो तुरंत सांझ के पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हाय, मैं विश्वा। सांझ कुछ नहीं बोली। रूपा आगे बढ़ गई थी। अम्मा जी के आदमी उन्हें बुला दिए थे। ज़्यादा देर तक उन्हें वहाँ रुकने की इजाज़त नहीं थी। याद है उस दिन होटल में मिले थे हम? सांझ फिर भी चुप रही और आगे बढ़ती रही। यार कुछ तो कहो ना। विश्वा उसके पीछे पीछे चलते हुए कहा। सांझ सिर्फ चलती रही। अच्छा, अपना नाम ही कम से कम बता दो। विश्वा उसका हाथ पकड़कर कहा। सांझ कुछ नहीं बोली, बस उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसे डर था कि कहीं अम्मा जी के आदमी विश्वा को देख ना लें उसके साथ। सांझ के चेहरे पर विश्वा घबराहट देखकर कहा, यार तुम इतनी घबराती क्यों हो? खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। सांझ उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखी। विश्वा मानो उसकी आंखों में खोस आ गया जो उसके लब ना कह सके। वो उसकी आंखें बयां कर रही थी। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं मुझसे। क्या राज छुपा है इन आंखों में? विश्वा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। सांझ खामोशी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं अम्मा जी के आदमी तो नहीं आ रहे हैं। उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को विश्वा एक टूक देख रहा था। सांझ को अम्मा जी के आदमी आते हुए दिखे तो वो बेहद घबरा उठी। विश्वा अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था। वो विश्वा से अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपना एक हाथ उसके सीने पर रख दी और उसे धक्का देकर चली गई। विश्वा की आंखें बंद हो गई। वो कसकर अपने सीने पर हाथ रखा जाती हुई सांझ को देखने लगा। सांझ अम्मा जी के आदमी के पास जाकर खड़ी हो गई तो वो गुस्से से कहा, कहाँ थी इतनी देर से? वो मंदिर देख रहे थे हम। सांझ अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली। चल, कहकर उसने सांझ का हाथ जबरदस्ती पकड़ा और उसने अपने साथ ले जाने लगा। सांझ पीछे मुड़कर विश्वा को देखी जो उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए सांझ की आंखों से आंसू बह गए। विश्वा उदासी से उसे देखते हुए जाते हुए देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या देख रहा है विशु तू? कुछ नहीं आई, चल गए चलते हैं, कहकर विश्वा अपनी आई के साथ मंदिर से निकल गया। हे विश्वा, ये पायल किसकी है? किसी की भी हो, तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कहकर विश्वा वो पायल झट से सक्षम के हाथ से ले लिया। इतना गुस्सा काहे को करता है? मैं तो बस
ऐसे ही पूछ रहा था। सक्षम कहा तो वर्षा उसके सिर पर मारते हुए बोली, वो पहले से ही परेशान है और तू उसे और परेशान कर रहा है। विश्वा, ये पायल तुझे कहाँ मिला था? वैभव शांति से पूछा। स्टेशन पर गिरा हुआ था जब मैं बाबा को छोड़ने गया था। मुझे नहीं पता ये पायल किसकी है, पर इससे कुछ जाना पहचाना सा एहसास होता है मुझे। लो, एक होटल वाली लड़की मिल नहीं रही है और अब ये पायल वाली लड़की भी आ गई। सक्षम बिस्तर पर बैठकर बोला तो सब उसे घूरने लगी। तभी विस्मा की आई, कमरे में आई और बोली, चलो सब जल्दी से नीचे आ जाओ, खाना तैयार हो गया है। सब हाँ में सिर हिला दिए। सब विश्वा के घर पर सेल्फ स्टडी करने आए थे, पर पढ़ाई से ज़्यादा उनमें होटल वाली और पायल वाली लड़की के चर्चे ज़्यादा हुए। सब नीचे खाना खाने आ गए। सक्षम तो ऐसे खा रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों का भूखा हो। खाना खाकर सब बाहर घूमने निकल गए। वैभव अपनी कार से आया था तो सब उसी से निकल पड़ी। विश्वा, तेरे पास उसकी कोई तस्वीर है जिसमें हम उस होटल वाली लड़की को ढूंढ सकें? वैभव कार चलाते हुए बोला। नहीं, विश्वा उदासी से कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा। तू उदास मत हो, मैं एक आर्टिस्ट को जानता हूँ। तू बस उसकी शक्ल उसे बताना, वो हूबहू उसकी शक्ल बनाकर हमें दे देगा। वैभव ने कहा तो विश्वा हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया। सांझ अपने कमरे में बैठी अपने हाथ में पायल लिए रो रही थी। जब वो पुणे पहली बार मोहित के साथ आई थी तब एक पायल उसके पैर से निकल गई थी। उस वक्त उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके पैरों से पायल गिर गई। जब एहसास हुआ तो वो स्टेशन की हर तरफ देखने लगी, मगर इतनी बड़ी स्टेशन पर एक पायल का मिलना नामुमकिन था। और वैसे भी वहाँ चोरों की कमी नहीं थी। वो मोहित से अपने पायल के बारे में बताई तो वो उस पर बिफरते हुए कहा कि एक पायल के लिए वो इतना क्यों परेशान हो रही है? पायल ही तो है, कौन सा कोहिनूर का खजाना है? सांझ, ऐसा क्या है इस पायल में जो तू हमेशा इसे देखती रहती है? रूपा उसके लिए खाने की प्लेट लेकर आई और उसके पास बैठ गई। माई की पायल है रूपा दी। जब मैं छोटी थी तब मैं अक्सर माई से पायल की जिद करती थी। तब माई कहती थी कि बड़ी हो जाऊंगी तब दिला देगी। मैं भी बड़ी होने का इंतज़ार करने लगी, पर जब बड़ी हुई तब पायल तो मिला, मगर माई हमें छोड़कर चली गई। माई के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो हमारे लिए पायल बना सकी, इसलिए वो अपनी पायल मुझे दे दी और कहीं कि हमेशा इसे अपने पास संभाल कर रखूं, पर हम नहीं संभाल पाए, कहकर सांझ रो पड़ी। तो रूपा उसे चुप कराने लगी। कुछ देर बाद शाम हो गई और उसे तैयार होने को कहा गया। सांझ का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसकी सुनने वाला वहाँ कौन था? वो अपने होठों पर गहरा लिपस्टिक लगा ली और चेहरे पर पाउडर पोत ली। सांझ खुद को शीशे में देखकर फीका सा मुस्कुरा उठी और बाहर चली गई। वो बाकी लड़कियों के साथ जाकर खड़ी हो गई तो सब उसकी खूबसूरती की कीमत लगा बैठे। इतने से काम नहीं चलेगा भाऊ, लड़की तो देख कच्ची कली है। अम्मा जी पान थूक कर बोली। अम्मा जी, हम तो पुराने कस्टमर हैं तेरे, मान जा इतने में। भाऊ, अब अपने को तो ही इतना खर्चा पानी उठाना होता है, तू कुछ मेरा भी सोचना। चल ठीक है, ये और रख, कहकर वो आदमी अम्मा जी को पैसों का 2 बंडल दे दिया, जिसे उठाकर वो बोली, सांझ अपने कस्टमर को ले जा और इन्हें खुश कर। अम्मा जी, आज इसे जाने दीजिए ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। रूपा सांझ की फिक्र करते हुए बोली तो अम्मा जी उस पर बिफर पड़ी, जिसे देखकर सांझ आगे आई और रूपा से बोली, हम बिल्कुल ठीक हैं रूपा दी, आप चिंता मत कीजिए, कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। रूपा जानती थी कि उसके जख्म अभी भरे नहीं हैं और एक और जख्म उसे मिलने जा रहा था। सांझ कमरे में आकर खड़ी हो गई। उसी के पीछे एक आदमी आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ ही देर में सांझ की चीखें वहाँ गूंजने लगी, जिसकी आवाज़ बाहर भी सबको सुनाई दे रही थी। रूपा का दिल पसीज गया। वो चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई थी। वहीं वो आदमी अपनी हवस मिटाकर कमरे से बाहर चला गया। रूपा भागकर सांझ के पास आई और उसे बिस्तर पर बेजान पड़ी देख कर रो पड़ी। इतना तो वो भी नहीं सही जितना सांझ को सहना पड़ता है। वो झट से सांझ को अपने गले से लगा लिया।
बिस्वा, यही लड़की है क्या? वैभव तस्वीर दिखाते हुए कहा। बिस्वा नम आंखों से कहा। तो सक्षम और रसा भी उस तस्वीर को देखने लगी। वैभव एक आर्टिस्ट के पास बिस्वा को लेकर आया था। बिस्वा उसे उस लड़की की शक्ल बताते गया और आर्टिस्ट ने हूबहू उसकी शक्ल कोरे कागज पर उतार दी। यार, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, वर्षा तस्वीर देखते हुए बोली। हाँ, तो पसंद भी तो बिस्वा की है, कुछ तो खास होगा उसमें, सक्षम मुस्कुराकर कहा। तो बिस्वा अपने बालों में हाथ घुमाकर कहा। खास नहीं, बेमिसाल है वो नया नया आशिक को तो देखो जरा। बेटा, फिलहाल अपनी आशिकी को संभाल कर रख, सक्षम उसे छेड़ते हुए कहा। हो गया हो तुम सबका, तो चलें? वैभव कैबिन से बाहर आते हुए कहा। आगे क्या करना है अब? वर्षा चलते हुए बोली। अखबार में इख्तियार दे देते हैं या फिर पोस्टर बनाकर शहर में हर जगह दीवारों पर चिपका देते हैं। जिस किसी को भी लड़की के बारे में पता होगा वो हमें बता देगा, सक्षम ने कहा। तो क्या चाहता है बिस्वा? वैभव साथ चलते हुए पूछा। मुझे ये सही नहीं लग रहा है, ऐसा करने से वो किसी मुसीबत में फंस गई तो मुझे उसे ढूंढना ज़रूरी है, पर मैं उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। तो फिर ढूंढेंगे कैसे? वर्षा बोली। तो विश्वास सोचते हुए कहा। एक काम कर सकते हैं, हम खुद ही मिलकर अलग अलग जगह देख लेते हैं। मैं और वैभव शहर की दूसरी तरफ देख लेंगे, तुम और सक्षम शहर की दूसरी तरफ देख लो, कहीं ना कहीं तो वो होगी ही। तो मिशन वहाँ भी शुरू करें? सक्षम हाथ आगे करके कहा। तो सबने उस पर हाथ रख दिया। विश्वा की आंखों में नमी तैर गई। विश्वा, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? वर्षा घबराकर बोली। तो मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं वर्षा, तुम सबको देखकर आंखों में आंसू आ गए। तुम सब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, कमीने दोस्त हैं हम तेरे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तू भी तो प्रोफेसर की डांट से हमें हर बार बचाता है। सक्षम गुस्से और आंखों में नमी लाकर कहा। तो विश्वा उसके गले लग गया, वैभव भी उसके गले लग गया। वर्षा खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी तो सक्षम बोला, अबे चुड़ैल की रानी, इधर आ। वर्षा गुस्से से उसे घूरी। विश्वा ने उसे भी बुलाया तो वो भी उन सबको हक कर ली। सांझ अम्मा जी के पैर दबा रही थी। वो बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। दम नहीं है क्या तेरे में? थोड़ा दम लगाकर दबा। जी, सांझ बोली और जोर लगाकर पैर दबाने लगी। अम्मा जी एक बात कहना चाहते हैं। हम वो माई का जन्मदिन था आज, तो का बोल भी अब। तो हम शाम को मंदिर हो आए। कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर जाने की, कल ही तो गई थी ना मंदिर, चुपचाप जाकर तैयार हो जा। पर अभी तो दोपहर है ना, इतनी जल्दी तैयार होकर क्या करेंगे? बाहर डांस में जाना है आज सभी लड़कियों को, जिसमें आज तू भी जाएगी। जा, अब आराम करने दे मुझे। तेरे कमरे में कपड़े रख दिया होगा, वही पहनना। हमेशा की तरह सूट सलवार मत पहन लेना। जा अब। अम्मा जी गुस्से से बोली तो सांझ चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इतने छोटे कपड़े हम कैसे पहन सकते हैं? सांझ अपने कमरे में ड्रेस को देखती हुई बोली, जो हद से ज़्यादा छोटी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सभी लड़कियां तैयार हो गई, सांझ को छोड़कर वो अपने सलवार सूट में ही थी, जिसे देखकर अम्मा जी गुस्से से बोली, तेरे को बोला था ना मैंने, तो ये कपड़े नहीं पहनेगी। अम्मा जी, वो कपड़े बहुत छोटे हैं, हम वैसे कपड़े नहीं पहनते हैं। नहीं पहनती तो पहनने की आदत डाल। ये तेरा घर नहीं है, मेरी कोठी है। यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। ये नीलम, जाकर तैयार कर इसको। अम्मा जी वहाँ खड़ी एक लड़की से बोली तो वो आगे बढ़कर सांझ को तैयार करने लग गई। दिमाग खराब कर रखा है इस लड़की ने। अम्मा जी बोली, ये रका, तू बाकी लड़कियों को लेकर निकल, मैं इसको लेकर आती हूँ। मंत्री साला फ़ोन कर कर के दिमाग का दही बना दिया है। ठीक है अम्मा जी, राका ने कहा और बाकी लड़कियों को लेकर चला गया। रूपा को एक कस्टमर बाहर लेकर गया था, जिससे सांझ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो ड्रेस तो पहन ली पर बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अम्मा जी, वो बाहर नहीं आ रही है। नीलम आकर बोली तो अम्मा जी गुस्से से कमरे में गई और सांझ का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगी। उन्होंने ज़बरदस्ती सांझ को गाड़ी में बैठाया और बाहर डांस के लिए निकल गई। पीछे बैठी सांझ सिसक रही थी। अम्मा जी उसकी कलाई कसकर पकड़ी थी, जिस वजह से
उसकी कलाई दर्द कर रही थी। जगमगाती लाइटों से वो बार जगमगा रहा था। सामने स्टेज था जहाँ सभी लड़कियाँ खड़ी थीं। उन्हीं सब में सांझ खड़ी थी जो अपने कपड़े को बार बार घुटनों से नीचे लाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा जी मंत्री के पास बैठ गई। उन्होंने उसे पैसे का बंडल दिया, जिन्हें चूमते हुए अम्मा जी उसे अपने पर्स में डाल ली। ये वही मंत्री था जो होटल में सांझ के साथ ज़बरदस्ती कर चुका था। गाने की धुन पर जहाँ सभी लड़कियाँ थिरक रही थी, वहीं सांझ अपनी ड्रेस को खींचने में लगी थी। जब शराब का घूंट भरते हुए लड़कियों को नाचते हुए देख रहे थे, मंत्री की नज़र सांझ पर गई जो अपनी ड्रेस में लगी हुई थी। उसने शराब को गले के नीचे उतारा और सांझ की तरफ बढ़ गया। सांझ अपनी ड्रेस में उलझी हुई थी। तभी मंत्री कसकर उसकी कमर पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसके साथ नाचने लगा। वो अजीब तरह से उसे छू रहा था। सांझ उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर नहीं छुड़ा पाई। तभी वहाँ पुलिस की रेल पड़ी तो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। मंत्री भी यहाँ मास्क लगाकर आया था ताकि उसे कोई पहचान न ले। शहर में उसकी बहुत इज्जत थी। सांझ बार से बाहर आई तो एक जगह कोने में खड़ी होकर रो रही थी। बाकी लड़कियाँ भागकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। राका उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर चला गया। खिड़की के पास बैठी सांझ अपनी किस्मत पर रो रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिस वजह से सभी लड़कियों को रुकना पड़ा। राका बाहर आया और ड्राइवर से कहा, कितनी देर लगेगी गाड़ी ठीक होने में? 1-2 घंटा लग जाएगा। गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके ठीक कर, राका गुस्से से कहा। तो ड्राइवर गाड़ी ठीक करने लगा। गाड़ी में सभी लड़कियां शांति से बैठी थी। कुछ को अम्मा जी अपने साथ लेकर चली गई थी। सांझ खिड़की से अपना सिर टिकाकर बैठी थी। उसके जहन में मोहित घूम रहा था। क्या क्या सपने उसने उसकी आंखों में सजाए थे, पर आंसू और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। उसने अपना सब कुछ उसे सौंप दी थी वो, मगर उसने अपने मतलब के लिए वो उसे अम्मा जी के पास छोड़ आया। मरने की कोशिश की तो अम्मा जी उसे मरने भी नहीं दी। सोने की अंडी देने वाली मुर्गी को भला वो कैसे कुछ होने दे सकती थी। उसी रास्ते में बिस्वा और वैभव भी गुजर रहे थे। बिस्वा आंखें बंद किए बैठा था और वैभव गाड़ी चला रहा था। वैभव की गाड़ी जैसे ही सांझ के बगल से गुजरी, वैसे ही बिस्वा ने अपनी आंखें खोल ली। क्या हुआ? मुझे लगा जैसे वो यहीं कहीं है, पर यहाँ वो कैसे हो सकती है, वो भी सुनसान सड़क पर। तुझे भ्रम हुआ होगा बिस्वा, वैभव ने कहा। पर बिस्वा नहीं माना और गाड़ी से उतर गया। उसे अपने पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखी। राका साइड में खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा था तो वहीं ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था। ना चाहते हुए वे बिस्वा के कदम उस तरफ बढ़ गए। बिस्वा, तू कहाँ जा रहा है? वैभव उसके पीछे चलते हुए कहा। मैं कुछ कर सकता हूँ? बिस्वा ड्राइवर से पूछा तो वो साइड हट गया और गाड़ी ठीक करने लगा। गाड़ी ठीक हुआ या नहीं? राका गुस्से से कहा। बस 2 मिनट में हो ही गया है। बिस्वा गाड़ी ठीक करते हुए कहा। तुम कौन हो? ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ड्राइवर बोला तो। राका बिस्वा को देखते हुए कहा, ठीक है, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। बिस्वा, हाँ मिस्टर, अपनी गर्दन हिला दिया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ठीक हो गई। राका वहाँ से तुरंत निकल गया। अचानक ही बिस्वा की नज़र गाड़ी के नंबर प्लेट पर गई, जिसे देखते हुए बिस्वा खुद से कहा, ये तो वही गाड़ी है जिसका पीछा करते हुए उस दिन मैं होटल तक पहुंचा था। इसका मतलब वो इस गाड़ी में थी। वो सिट। विश्वा अपना गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, क्या हुआ तुझे? पागलों जैसा क्यों बिहेव कर रहा है? वैभव उसे देखकर कहा, उस गाड़ी के पीछे चल, सब बता दूंगा तुझे। पर विश्वा, प्लीज़ मेरे लिए। विश्वा ने कहा तो वैभव हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया और राका की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी भी दौड़ा दी। आज की ये कहानी बस यहीं तक। फ्रेंड्स, कहानी बहुत अच्छी है तो आप लोग ज़रूर इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।